हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। आज आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ, कैसा हुआ। मेरे ख्याल से तो बहुत पेपर इजी था, बहुत अच्छे से हुआ होगा। मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैम पेपर बहुत आसान था। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस थे बेटा एमसीक्यू में जो थोड़े से ट्रिकी थे, वरना अगर आप डिस्क्रिप्टिव देखोगे तो बहुत ईजी थे। ये मेरे पास बेटा सेट नंबर 3 है। इस सेट नंबर 3 में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके साथ आज मैं बैठ के उसको शेयर करूँगी। आप देखना आपका पेपर कैसा हुआ। तो सेट नंबर 1 में बेटा सेक्शन ए में देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जहां पूछा गया था कि जहां पर हम विकास करें लेकिन आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं, तो यहां बात हो रही थी बेटा टिकाऊ विकास की, यानी कि ऑप्शन सी, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, आपको इसको एक सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो इसमें से कौन सा सही था। जैसे पहला था शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति, आप सभी जानते हैं नेहरू जी की डेथ के बाद 64 में वो पीएम बने थे। ताशकंद समझौता 66, चौथा आम चुनाव 1967 और वीवी गिरी का राष्ट्रपति बनना 1969 की बात है। तो आप देख रहे हो कि जो चारों बातें वो बिल्कुल सही ऑर्डर में ही लिखी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, भारत और नेपाल के संबंधों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि हम बिना पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं। दूसरा कि भारत नेपाल में आने वाली नदियों के जल को साझा करता है, ये भी ठीक है। तीसरी बात कि दोनों देशों में लोकतांत्रिक है, ये भी ठीक है। तो चौथी थी कि नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है, बेटा यही बात सही नहीं है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा कि इसमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है, यानी इसमें से कौन सा यूएनओ का एक ऑर्गन नहीं है। तो जो महासभा जनरल असेंबली है वो है बेटा, सिक्योरिटी काउंसिल भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, यह है इसका ऑर्गन नहीं है, ये इसकी एजेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की आपको पहचान करनी है कि एमएनसी क्यों किसी डेवलपिंग कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करती है। तो पहला है वंचित लोगों का कल्याण करना, अपनी संपत्ति बढ़ाना या अधिक मुनाफा कमाना। तीसरा था अन्य देशों को लाभ पहुंचाना और चौथा है विकासशील देशों की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो बेटा इसका सही जवाब है कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जब किसी विकासशील देशों में पैसा निवेश करती है तो उसका एक ही कारण होता है, वो होता है अपनी संपत्ति बढ़ाना और अधिक मुनाफा कमाना, यानी ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा, जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्ता दी गई थी। लेकिन इसमें पूछा गया कि इसको कब समाप्त किया गया है, और जो 4 डेट्स इसमें से दी गई हैं बेटा, तो इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 370 को, आर्टिकल 370 को मोदी जी के द्वारा हटा दिया गया था। तो सही डेट है 9 अगस्त 2019। तो आपका राइट आंसर है सी। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से किस विकासात्मक मॉडल के भारत में सबसे कम समर्थक थे। तो पहला है आपका विकास का मिश्रित मॉडल, दूसरा था बॉम्बे प्लान, तीसरा है अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल और चौथा है सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल। यानी ये जो 4 डेवलपमेंटल मॉडल्स थे, तो इनमें से किसके बारे में भारत के कम लोग चाहते थे, उसको कम उसके समर्थक थे, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल। ये नहीं चाहते थे कि हम इसको अपने देश में लेकर आए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा हुआ था कि 1990 के दशक के संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते हैं। रीजन है राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था और उसने नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित किया। तो बेटा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प है आपका ए, कि ए। हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ से आशा की जाती है कि वह ध्रुवीय विश्व में बेहतर काम कर पाएगा, और कारण है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इस क्वेश्चन का बेटा जो सही आंसर है वो है आंसर आपका डी, कि जो ए है वो गलत है लेकिन जो रीजन है वो सही है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा कि इनमें से कौन सा जो दशक था भारत में तीसरी लोकतांत्रिक लहर का यानी थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का समय रहा था। तो जो हमारा आप सभी ने पढ़ रखा है कि जो हमारा तीसरा लोकतांत्रिक लहर था वो आया था बेटा 1990 के दशक में, जब हमने एलपीजी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा नागालैंड का एक नेता था। तो सही जवाब है बेटा इसका ऑप्शन बी, अंगमी जापू फिजो। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कि इनमें से कौन सा एक नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य नहीं है। तो बेटा नीति आयोग का जो उद्देश्य नहीं है वो है विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना। ये नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है। चलते हैं हम बेटा अपने सेक्शन बी की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 था कि केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर हमने नीति आयोग का गठन क्यों किया था। तो इसका बेटा सही 2 आपको रीज़न देने थे। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें आप पहला ये बता सकते हो कि आज़ादी के बाद भारत ने नियोजित विकास के लिए समाजवादी जो प्रतिमान पर आधारित योजना आयोग की स्थापना की थी, लेकिन 21वीं सदी में वैश्वीकरण के युग में विकास की ये जो दबावपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में योजना आयोग सफल नहीं हो पा रही थी। और दूसरा रीज़न आप लिख सकते हैं कि बेटा कि केंद्रीय सरकार को केंद्र और राज्य स्तर की नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक व तकनीकी परामर्श देने के उद्देश्य से हमने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए, अब भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब है, उसको सुधारने के लिए आपको कोई 2 उपाय बताने थे। आप बेटा कुछ भी बता सकते हो। जैसे कि आप बता सकते हो कि जिन बातों को लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हैं, हम उन सभी मसलों को बड़े आसानी से अगर हम सॉल्व कर लें। दूसरा हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बना लें। एक दूसरे देशों में यात्रा करके भी हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 था बेटा भारत और इजराइल के बीच में सहयोग के कोई भी 2 क्षेत्रों का आपको विश्लेषण करना था। आपको बताना था कि किस प्रकार से भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इसमें आप कोई सी भी 2 बातें लिख सकते हो, जैसे कि भारत इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी का आयात करता है। दूसरा आप बता सकते हो कि आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर भी दोनों देशों का रवैया एक दूसरे को हमेशा से कोऑपरेटिव रहा है। ये भी बता सकते थे कि आप इसमें कि दोनों जो देश हैं 1992 में इजराइल के साथ हमने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए और दूतावास खोले। तो कोई से भी आप 2 बातें लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 था कि भारत ने सीटीबीटी और एनपीटी पर साइन क्यों नहीं किए थे। तो इसका रीज़न ये है कि बेटा भारत इन दोनों ही संधियों को भेदभावपूर्ण मानता है और इन अन्यायपूर्ण संधियों पर वो साइन नहीं करता है। जैसे कि आपने पढ़ रखा है जो एनपीटी है वो ये कहती है कि जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे वो तो अपने पास रखेंगे, बाकी देश नहीं बनाएंगे। इसी वजह से भारत ने इस पर साइन नहीं किया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आपको 2 कार्य लिखने थे। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि लेबर यानी मजदूरों से रिलेटेड था। तो आप लिख सकते हो कि श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ये कार्य कर रहा है, मजदूरों को रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो ऐसे कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था बेटा कि दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। जैसे कि आप जानते हो कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहाँ पर बेटा हर जो लोग हैं उनकी यही इच्छा है कि उनके देशों में लोकतंत्र आए। इन देशों में हर वर्ग और जो धर्म के आम नागरिक हैं वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। और जैसे कि हम पढ़ते थे कि ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल फूल सकता था, लेकिन दक्षिण एशिया के अनुभवों ने हमें ये बता दिया कि लोकतंत्र गरीब देशों में भी, अनपढ़ देशों में भी हम स्थापित कर सकते हैं। सेक्शन डी में बेटा ये कार्टून दिया गया है और इसमें 4 MCQ पूछे गए थे। इसका जो पहला MCQ था कि कार्टून में दिखाया गया जो ये सैनिक है वो किस देश से संबंधित है। तो बेटा इसका सही आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि किस वर्ष इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनाम से आक्रमण किया गया था। तो यहाँ सेकेंड गल्फ वार की बात हो रही थी बेटा, और आप जानते हो कि जो सेकेंड गल्फ वार था वो था 19 मार्च 2003। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि कार्टून में दिखाए गए देशों में से निम्नलिखित में कौन सा एक देश खाड़ी का देश है। तो बेटा ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा खाड़ी का देश है, वो सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपने पढ़ा था प्रथम खाड़ी युद्ध को हम ऑपरेशन डेजर्ट
भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसको कंप्यूटर वार भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी है जो आपका कंप्यूटर वार। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। आपने देखा कि आपको एक पैसेज था और इस पर 4 MCQ पूछे गए थे। तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटा कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है बेटा वैश्वीकरण। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के आयाम है, आपने पढ़ रखा है कि वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं। तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तीसरा क्वेश्चन है इसका बेटा कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करता है। रोजगारों का कम होना, गरीबी सूचकांक में वृद्धि, तीसरा था मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास, चौथा था व्यापार में तेज गिरावट। तो सही जो जवाब है बेटा वो है ऑप्शन सी, यानी कि मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास। चौथा क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का एक प्रभाव है, यानी आपने वैश्वीकरण के प्रभाव पढ़े थे, इसमें से कौन सा आपको एक बताना था। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन सी, उपभोक्ता का चयन विस्तृत हुआ है। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि आपने कितने अच्छे से किया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहेंगे कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करके दिखाऊँ तो ज़रूर मैं आपकी इस विश को पूरा करूँगी। तो अगली बार हम अपना जो दूसरा सेट है उसको करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।